एक जिंदगी सबकी बराबर की, आदमी है चाहे औरत है। आगे क्या होगा पीछे क्या था नहीं पता मुझे। और इस एक ज़िंदगी में एक रिश्ता पति पत्नी का एक ऐसा है जिसमें तलाक की भी गुंजाइश होती है। माँ बाप के साथ रिश्ता ख़राब हो जाए, भाई बहन के साथ रिश्ता ख़राब हो जाए, वो रिश्ता मौत तक साथ चलता है, भले ही ज़िंदगी भर एक दूसरे को मार काटे। पर तलाक की तलवार सिर्फ पत्नी या पति के ऊपर ही लटकती रहती है। हम इस रिश्ते में अपने अपने तरीके से वफ़ादारी और ईमानदारी दिखाते हैं। आज की मेरी ये जो कहानी है ना, इसमें एक आंटी ने अपनी ईमानदारी और वफ़ादारी किस तरीके से निभाई, क्या राज थे जो छुपाए। कुछ उसने कुछ सोचा, थोड़ा मैंने कुछ सोचा, पर उस ऊपर वाले ने भी हमारे लिए कुछ सोच के रखा था। ये इस कहानी में मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। कई औरतों की कहानियाँ आपके लिए लेकर के आती हूँ मैं। चार दीवारी में क्या हुआ, दो औरतें आपस में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ 40% ही अपनी ज़िंदगी का किस्सा बांट करके मन हल्का कर लेती हैं, पर सच्ची बात और 60% बात वो कभी किसी को नहीं बताती। सामने हंसने खेलने वाली ये औरतें, एक दूसरे की चुगली करने वाली ये औरतें हंसते हंसते बोल जाती है कि आज उसने मुझे मारा, उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, और हंसते हंसते बात को ख़त्म कर जाती हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलता और अंदर कितना कुछ छुपाया होता है उन्होंने। मेरी इन कहानियों में सिर्फ कहानी और किस्से नहीं हैं। मेरी इन कहानियों में वो जज्बात हैं, वो 60% भावनाएं जो औरतें वाकई में बता नहीं पाती। आज की मेरी ये कहानी दिल को छू गई थी मेरे। एक औरत और उसके राज। तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तू दिन भर करती क्या रहती है। तुझे छोड़ दूंगा, तुझे रास्ते पे खड़ा कर दूंगा, तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। पूरी ज़िंदगी भर के ये ताने, और कहते हैं ईमानदारी हम नहीं दिखाते। क्या होती है ईमानदारी और वफ़ादारी, ये इस औरत ने अपने इस रिश्ते में समझा भी दिया और दिखा भी दिया। हम में से कई औरतें बचपन से जैसे बदनामी अपने पल्लू में बांध करके ही लेकर के आती हैं। दुनिया के तौर तरीके हमें समझ में नहीं आते। हमारी नदी उल्टी ही बहती है। बचपन से ही ऊंचा और साफ साफ, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, इस तरीके का ज़बान रखने वाली लड़कियां अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ सहने वाली होती हैं। हमने बचपन से ही साफ साफ और सच सच बोल बोल करके कई दुश्मन अपने ही घर और अपनी ही सोसाइटी में खड़े कर लिए होते हैं। लोग हमारे मुंह से एक शब्द तक सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसी ही है, मुँह फट कुछ भी बोल देती है। और पता है सोसाइटी और रिश्तेदार फिर बदला कैसे लेते हैं। शादी के बाद सामने वाली पार्टी को कोई नहीं जानता। शायद शादी वाले दिन दूल्हे के रूप में ही देखा है, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता वो आदमी कैसा है। पर हमारा बचपन से खुला मुंह और खुले स्वभाव से सबको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि शादी के बाद कोई भी मुद्दा उठेगा, पूरी उंगली लड़की की तरफ ही जाएगी। लड़के वाले तो लड़की वालों को बदनाम वैसे भी करते हैं, पर लड़की वाले भी बचपन में की गई लड़की की उस मुंहफट आदत के कारण उसको ज़िंदगी भर के लिए ताना मारते रहते हैं। बचपन में ही जिन माँ बाप को ये ताने सुना दिए जाते हैं कि तेरी लड़की बहुत तेज़ है, संभाल के रख, असल में वो लड़की तेज़ इसलिए होती है क्योंकि उसके माँ बाप बहुत सीधे होते हैं और आस पड़ोसी और रिश्तेदार उनको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। पर हमारी किस्मत में ही शायद कुछ ऐसा होता है कि हमारे अपने ही सिर्फ हम लड़की हैं ये सोच करके हमारी बातों को एकदम दूर फेंक दिया जाता है, और हमें ही ये कहा जाता है कि तू अपने ज़बान के कारण अपने ससुराल में रोटी नहीं खा पाएगी या चैन से जी नहीं पाएगी। पर वो सच होता है, बोला गया सच होता है। खैर, अगर आपको भी यही लगता है कि आपकी कहानी भी या आपका स्वभाव भी ये जो मैंने अभी कहा है इसकी तरह अगर मैच होता है, इन आंटी की तरह ही मिलता जुलता है, तो आप कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ना, ये किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है। ये कहानियाँ वो भावनाएं हैं जो 7% आपके साथ घुट के रह जाती हैं।
बचपन से ही सही को सही और गलत को गलत बोलने वाली लड़की, पूरे रिश्तेदार पूरी सोसाइटी को अपने खिलाफ खड़ा होता देखने के बावजूद ना डरने वाली लड़की, अपने माँ बाप को समझाने बार बार समझाने वाली लड़की, कितनी सच्चाई और ईमानदारी से उसने अपने रिश्ते में क्या क्या नहीं देखा। लेकिन मेरे कारण बचपन से ही मेरे माँ बाप बहुत कुछ सुनते आए हैं। उन्हें हमेशा से यही लगता है कि मैं ही हूँ जो उनके ख़ानदान का नाक डुबा दूँगी। इसलिए मैंने पूरी ज़िंदगी कभी उनको ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा थी बचपन से ही और मैं स्ट्रॉन्ग ही मरी। हम सबके पास कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होता है। ज़्यादातर हम अपने ही राज छुपाते हैं, पर हम में से कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, शायद मैक्सिमम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पतियों के राज भी छुपाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर वो राज आपके पति का ना होते हुए अगर आपका होता तो क्या आपका पति इतनी शिद्दत से वो राज छुपा पाता? नहीं छुपा पाता। समय बीतता गया। अब शादी की बात पक्की हो गई थी। आंटी का सीधा साधा भोलापन और साफ बोलने की, कटु भाषा बोलने की आदत आज भी वही थी। शादी की बात फिक्स तो हो गई, पर आंटी अड़ गई इस बात को लेकर के कि मैं शादी में दहेज नहीं दूंगी, मेरे घर से दहेज नहीं जाएगा। पर किसी और को क्या ही समझाते, उनके अपने ही पापा उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है देंगे नहीं तो दहेज मांगेंगे भी कैसे। और वो भी तो अपने बेटे को बहुत खिला पिला के पोस पास के बड़ा कर रहे थे कि ताकि उसको भी एक मोटा दहेज आए। पर आंटी उसी चीज़ को लेके अड़ गई कि दहेज नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आंटी के पापा ने अपनी बेटी के इस स्वभाव को एक अड़ियल स्वभाव समझ करके उसको डांट के बिठा दिया, और उसकी डांट और उसकी मार उसकी माँ को पड़ी। चुपचाप शादी हो गई और पापा का दिया हुआ दहेज लेकर के आंटी अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ महीने बाद ही उनकी अपनी नंद की शादी थी। शादी अच्छी तरीके से निपट गई और शादी अच्छी तरीके से हो भी गई, पर उन आंटी के दिमाग में इस चीज़ का कोई मलाल नहीं था। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरी शादी दहेज दे के की गई है। आंटी की शादी के कुछ महीनों बाद आंटी की नंद की शादी थी। शादी के दहेज को लेकर के उनके सास ससुर भी भागा दौड़ी कर रहे थे। उनकी भागा दौड़ी को रोकते हुए आंटी ने अपने पूरे दहेज का सामान अपनी नंद को खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि वो सामान से चिढ़ रही थी। लेकिन अच्छे और भले इंसान को समझना हर किसी टुच्चे इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, मैं यहाँ उनके ससुराल वालों की बात कर रही हूँ, उनके पति की बात कर रही हूँ। साफ दिल से दिया गया दहेज, जिसके लिए उनके मन में बिल्कुल भी कोई लोभ नहीं था, वो उन्होंने अपनी नंद को यूं ही दे दिया और सास ससुर ने उसको अपना हक समझ करके रख लिया। अपना पूरा दहेज का सामान अपनी नंद को देते समय उनके चेहरे पे किसी तरीके की कोई शिकश नहीं थी, पर सास ससुर और पति के दिमाग में यही चल रहा था कि वो ऐसा करके अपनी बढ़ाई वसूलना चाहती है पूरे समाज से। पर आंटी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। आंटी का स्वभाव कुछ इस तरीके का था कि वो उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से बहुत बहुत अच्छा किया। अपने घर परिवार को सबसे पहले खुद से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी। वो एक ऐसी औरत थी कि आप उन्हें डांट पटकार करके कुछ करवा भी नहीं सकते थे, पर जो भी उनका स्वभाव था वो एक घर को उठाने वाला था, एक घर का सम्मान और वृद्धि करने वाला था। आंटी की सूझबूझ और समझदारी इस हद तक थी कि घर में कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाता था और सोने की दिक्कत होती थी तो बिना किसी के कहे वो अपना सामान उठा करके, अपना बोरिया बिस्तरा ले करके किचन के अंदर जाके सो जाती थी। बेटा माँ बाप के कमरे में चला जाता था, पर उसको कोई नहीं लेके जाता था, पर आंटी को कभी बुरा नहीं लगा। दानवीर था आंटी का स्वभाव, पर खग्गड़ भी थी उतनी। साफ बोलती थी, दिल को साफ रखती थी। कभी भी नंदों का घर में आना जाना होता था, चाहे कितनी बार भी हो, ना वो कभी चिढ़ती थी ना ही कभी ऊबती थी। पूरा दिन किचन में लग करके उनकी सेवा करती थी। जाते समय माँ और बाप जो दे सो दे, लेकिन भाभी अपनी तरफ से अपना बक्सा खोल के हमेशा उनके सामने उनकी इच्छा रखती थी और वो जिस पे हाथ रखे उनको दे देती थी। मैं किन शब्दों में इन आंटी के बारे में आपको बताऊं? ना सोने चांदी का लोभ, ना किसी कपड़े लत्ते का लोभ, ना किसी तरीके की लग्जरी का लोभ, जबकि उठ के अच्छे घर से आई थी। इतनी ईमानदारी और इतना भरोसा था कि खुद अगर कमाने पे आए तो पूरा घर शायद संभाल ले। बदले में एक सम्मान की उम्मीद हर औरत को होती है, पर वो उसकी भी ज़्यादा लालसा नहीं रखती थी। मैं कैसे बताऊं इनके बारे में, जैसे कि वो घर की बहू नहीं, एक सेनापति थी।
घर में आने वाली किसी भी विपदा के लिए वो लड़ जाती थी। घर में किसी को भी परेशान होता हुआ देख सबसे पहले वो खड़ी हो जाती थी। अगर किसी ने उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बदतमीज़ी करी या ऊंची आवाज़ में बात भी करी तो सबसे पहले उनका खून खौलता था। किस मिट्टी की थी ये आंटी, पर वाकई में जैसी वो थी वैसा उनको परिवार भी मिला था। इन आंटी का एक ही स्वभाव था, ये ख्याल रखना और प्यार करना। इससे ज़्यादा वो अपने परिवार की रक्षा करने पर विश्वास रखती थी। ढाल बन के रक्षा करती थी उनकी। कोई भी विपदा चाहे अंदरी हो या बाहरी, वो लड़ जाती थी। आंटी तो बड़ी आसानी से उस घर की बहू और बेटा बन गई, पर क्या बेटा भी वैसे ही था? अपने अपने संस्कार थे। ये सब चीज़ें तो आंटी अपने घर से ही लेकर के आई थी, जिनका घर उनकी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान था। पर जो बेटा कर रहा था वो, हम जैसा अक्सर सोचते हैं हमें वैसा नहीं मिलता। हुआ भी ऐसे ही। आंटी को शादी के बाद पता चला कि उनके पति की आदत गांजा पीने की भी थी। वो हर तरीके का नशा करते थे। जब भी नशे में वो घर पे लौटते थे तो आंटी हमेशा अपनी सास की तरफ देख के कहती थी कि ये किस तरीके का स्वभाव है, आपने क्या सिखाया है? सास कहती थी, ना हमने क्या सिखाया है, हमने तो पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, वहाँ पे वो ये पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा खा पीना शुरू कर दिया है। और बहू सास की बात काटते हुए अपने स्वभाव से मजबूर एक ही बात बोलती थी कि पूरा देश एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बच्चों का अपने संस्कार ही काम आते हैं। ये आप ही के दिए हुए संस्कार थे जो बाहर जा कर के उसने वही चीज़ चुनी जो वो करना चाहता था। बहू की हर आदत से खुश सास, क्योंकि वो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया करती थी, कर दिया करती थी। पर वही सास बहू की इस कटास बड़ी भरी सच्चाई ज़बान से बहुत नफरत करने लगी थी। मैं ना एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूँ। पुरुषों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है जिसे आप मेल ईगो कहते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, खोखला होता है। जब भी आदमी अपने सामने खड़ी अपनी पत्नी को अपने से बेहतर और अपने से ज़्यादा ताकतवर मानसिक तौर पे समझता है ना, वो आदमी उस औरत को तोड़ने के लिए सबसे पहले हथियार उठाता है। ना जाने क्या मज़ा आता है, पढ़ी लिखी चाहिए, समझदार चाहिए, और अगर मिल गई तो उसके सामने खुद को नीचा समझ करके उसको नीचा करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। आप कभी खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी किसको ज़्यादा बदनाम कर रहा होता है, खुद को या अपनी लुगाई को, अपनी बीवी को। आप सोचिए, जब वो अपनी बीवी को गाली दे रहा है या उसको कुछ उल्टा सीधा कहने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरी औकात बहुत छोटी है, मुझे इतनी अच्छी बीवी मिल नहीं सकती, मुझे तो छोटे दर्जे की ही बीवी मिलनी थी। यहाँ पर माहौल अब उल्टा पड़ने लगा था। सच बोलने वाली औरत और गलत ना सहने वाली बहू जब भी बेटे की गलती पर बार बार उनके माँ बाप को ये कहती थी कि वो इस तरीके का स्वभाव करते हैं, आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं है? सबसे पहले आप ही का ही अधिकार बनता है। एक बहू ने ये बात बोल करके सास ससुर का ही सम्मान बढ़ाया था, लेकिन सास ससुर जिन्होंने पहले से ही उसकी इस हरकतों को सर पे चढ़ा के रखा क्योंकि वो बेटा था, आज वो उसी के कारण झुकना भी नहीं चाहते थे। इसलिए वो बहू को एक ही चीज़ कहते थे कि शादी के बाद से ऐसा हो गया है। बहू के सामने अपनी गिरे हुए बेटे की हरकतों को ऊंचा रखने के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए वो हमेशा एक ही ताना मारते थे कि शादी से पहले हमारा बेटा ऐसा नहीं था, शादी के बाद वो ऐसा हो गया है। चंद महीनों की शादी में क्या बेटा इस हद तक चला गया कि वो आदी हो गया इन सब नशों की? माँ और बीवी के बीच में बहसबाजी बढ़ता देख अब अंकल का ये हाल हो गया था कि वो वैसे ही अपनी बीवी से नफ़रत करने लगे थे, क्योंकि उनकी बीवी का साफ साफ बोलना और उनसे ना डरना वो उनको और झुकाता था। अब उन्होंने पत्नी पे हाथ उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन पत्नी हाथ सहने वालों में से नहीं थी। जब अंकल ने पहली बार आंटी पे हाथ उठाया तो वो पहली बार था, तो आंटी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सह करके वो अंदर चली गई। और उन लोगों को ये लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत कर ली है। बेटे के द्वारा की गई इस हरकत को ढांकने के लिए एक और काम जो सास ससुर सबसे पहले करते हैं वो होता है लड़की के मायके वालों को फ़ोन कर देना। वही आंटी की सास ने किया। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने आंटी के माँ बाप को फ़ोन कर दिया। जिस दिन आंटी की सास ने इस हादसे के लिए आंटी के घर में फ़ोन किया तो वहाँ पर इत्तेफाकन उनके परिवार के बाकी लोग भी पहुँचे हुए थे। यूं ही आए होंगे शायद मिलने के लिए, और शायद वो किस्मत का ही दस्तूर रहा होगा। यहाँ से सास का फ़ोन चला गया कि इससे पहले कि बहू फ़ोन करके कुछ उल्टा सीधा बोल दे, मुझे ही बोल देना चाहिए, पर आंटी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था।
आंटी अपने घर की कोई भी बात माँ बाप तक नहीं पहुँचाती थी। कभी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन वही है ना, हम जैसे होते हैं हमें दुनिया भी वैसी ही लगती है। सास ने जैसे ही फ़ोन किया, उसने फ़ोन करके उनकी बेटी की शिकायतें शुरू कर दी कि आप, मेरा बेटा ऑफिस से आता है, आपकी बहू बेटी लड़ने लग जाती है, बहस करने लग जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। इस बात का जवाब देने के लिए आंटी की माँ के हाथ से उनकी ताई ने फ़ोन छीन लिया और कहने लग गई कि आप परेशान मत होइए, उससे हम सब परेशान हैं। उसका स्वभाव ऐसा ही है, वो बहुत अड़ियल है और बहुत ढीठ है। उसका काम ही है लोगों से लड़ना और लोगों को नीचा दिखाना। ताई के उस नाजुक मोमेंट में ताई और चाची के बोले हुए वो शब्द कहीं ना कहीं आंटी को का फ्यूचर ख़राब कर रहे थे। एक शादीशुदा लड़की के घर में ऐसे भड़काऊ बयान बिना सोचे समझे दिए जाने पर उसका प्रभाव एक लड़की के ज़िंदगी में क्या पड़ता है, शायद इन चाची ताइयों को पता था। लेकिन बचपन की गरज थी, कहीं ना कहीं तो निकालनी थी और निकाल दी गई। उस तरफ फ़ोन के एक बेटा जो नशे में धुत था, जिसने अभी अभी अपनी पत्नी पे हाथ उठाया था, एक सास जो अपने बेटे की गलत हरकत को बचा रही थी, और एक बीवी जो अपने घर का अच्छा चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ माँ बाप दोनों अपनी बेटी को कमज़ोर गलत समझ करके चुपचाप थे, और वहीं चाचा चाची और ताई ये सब मिल करके ससुराल में अपनी ही बेटी की बिना जाने बुराई कर रहे थे। उनका ये सब कहने के कारण वहाँ पर आंटी का एक सही कदम उठाया हुआ हमेशा हमेशा के लिए पीछे हो गया। पर आंटी डरने या झुकने वालों में से नहीं थी। वो हमेशा कोशिश करती रहती थी। उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता था लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कभी लोगों ने उनको ना ही समझा और ना ही कभी उनके लिए अच्छा कहा था। अपनों से ही ज़िल्लत सह रही ये आंटी हमेशा एक दृढ़ संकल्प पे रहती थी कि जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, जैसी उसकी मर्ज़ी होगी, लेकिन मैं गलत होने नहीं दूंगी। इस छोटे से हादसे ने घर के अंदर जैसे सपोले पाल लिए हों। अब घर का ये माहौल हो गया था कि आंटी की सास जब भी कोई बात होती थी तो उसकी माँ को नहीं, उसकी चाची या ताई को फ़ोन करके घंटों घंटों आंटी की बुराइयों में लग जाते थे। और चाची और ताई भी बचपन में बोले गए आंटी के शब्दों को घुमा फिरा करके आज उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके खुद को बहुत बड़ा और आंटी को बहुत छोटा साबित कर रही थी। भले ही आंटी अकेली पड़ गई थी। आपको पता है इस अकेलेपन का सफ़र कितना लंबा था। ऑलमोस्ट आंटी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, पर उन्होंने गलत का साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। भगवान का नाम लेती रहती थी, जाप करती रहती थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ही नहीं थी, पर अपने कर्मों को सार्थक रखने के लिए पूरी कोशिश करती थी। सास भी कई बार लालच देती थी, कहती थी किस चीज़ की कमी है तुझे, इकलौता बेटा है मेरा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसका अपना लाखों का उसका बिजनेस है, सब कुछ तो तेरा ही होना है हमारे बाद, तुझे किस चीज़ की तकलीफ़ है, तू आराम से खुश रह, सब कुछ तो खुश है, सब कुछ तो है तेरे पास। पर आंटी की सूझबूझ, उनके अंदर की समझदारी उनको ये सब एक्सेप्ट करने पर कभी भी उनका साथ नहीं देती थी। आंटी को कभी भी इन सब चीज़ों की मोह माया और लोभ लालच नहीं था। वहीं एक पति शाम को आकर के आपके चरित्र पे उंगली उठा करके आप पे कभी भी हाथ उठाने का हक रखता हो, आंटी को उस चीज़ से तकलीफ़ थी। आंटी की गलत के खिलाफ जंग शुरू हो गई थी। किस तरीके से, मैं बताती हूँ आपको। जब पहली बार अंकल ने आंटी पे हाथ उठाया था, आंटी ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया। जब पहली बार अंकल ने उनको चरित्रहीन कहा और उन्हें ये कहा कि तू कई मर्दों के साथ सोती है, आंटी ने मंगलसूत्र उठा के रख दिया। तेरे घर वाले ही तेरे खिलाफ बोलते हैं, तू इतनी घटिया लड़की रही होगी अपने टाइम में, तभी तो तुझे परिवार बांधना नहीं आता, तू परिवार बिखराना चाहती है। उल्टे सीधे इल्ज़ामों ने आंटी की हाथ की चूड़ियाँ तक तुड़वा दी। कुछ खास था उस औरत के अंदर, जिस औरत के इतनी इतनी परेशानियां आ गई, अकेली हो गई थी, इतनी अकेली हो गई थी कि कभी तकलीफ़ में किसी के गले लग करके रोने का दिल भी करे तो भी उनके पास कोई नहीं था। पर एक चेहरे पे तेज था, एक अंदर सच्चाई की एक ऐसी आग थी जिससे उसके चेहरे का तेज इतना तेज था कि उनका चेहरा अलग ही चमकता था।
पत्नी को अड़ियल बोलने वाला वो आदमी आंटी को झुकाने के लिए, जब वो हर तरीके के हथकंडे छोड़ चुका था, करके थक चुका था, उनके चरित्र को रोनते हुए थक चुका था, अब उन्होंने आंटी को हाथ लगाना बंद कर दिया था। वो किसी भी तरीके से उस औरत को ये गलत साबित करना चाहते थे कि तू गलत है और मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ क्योंकि मैं आदमी हूँ। पर आंटी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आंटी को हाथ ना लगाने के पीछे उनकी अपनी ही कुछ मंशा थी, क्योंकि वो आंटी के सामने बहुत झुका हुआ महसूस करते थे, जबकि आंटी उन्हें कभी भी झुका हुआ महसूस नहीं करवाती थी। वो तो यही चाहती थी कि आप नशे छोड़ो, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मायने दो, आप जितना कमा रहे हो हम उससे भी आगे। आंटी की ज़िंदगी के 8 साल बहुत ज़्यादा भयानक थे। उन 8 सालों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के नाम दे दिए। किसी ने साढ़े साती बोल दिया, किसी ने जादू टोना बोल दिया, पर आंटी ने किसी पे भी विश्वास नहीं करा। उन्हें खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा था। आंटी को नीचा दिखाने में 8 सालों में अंकल इस हद तक अपने ही, जो इंसान अपने ही होश में नहीं रहता था वो बाहर की दुनिया को होश में क्या ही देखता। पर सास ससुर भी इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे कि वो अपनी अपनी बीवी को झुकाने के लिए, वो ऐसी ही तो है, वो इसी लायक है, उसके साथ यही होना चाहिए, यही सोच सोच करके वो अपने बेटे की बर्बादी में उनका साथ दे रहे थे। अपने बेटे को बर्बाद होते हुए अपने माँ बाप खुद ही देख रहे थे। बहू को झुकाने में वो इतना गिर चुके थे कि उनको पता नहीं चल रहा था। सब पता चल रहा था कि उनका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आंटी ने लेकिन अपना फ़र्ज़ कभी नहीं भूला। आंटी ने हमेशा उनके ताने सुन लिए, गाली सुन ली, पर उनके खाने पीने का ख्याल रखा। 8 सालों में अंकल ने पूरी तरीके से आंटी को भुला दिया था, तिरस्कार कर रहे थे उनका। अलग अलग तरीक़ों से उनको चरित्रहीन बता बता करके आंटी को अंदर ही अंदर खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आंटी को झुकाने के लिए अंकल ने बाहर दूसरी लड़की भी रख ली थी। इस हद तक उस लड़की के साथ रिश्ता बना लिया था कि उसको अपना पत्नी बनाने के पीछे लग गए थे, पर आंटी ने भी हार नहीं मानी। आंटी ने साफ साफ अंकल को तलाक देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो गलत था। जो वो कर रहे थे वो अपने होशोबाज में कर रहे थे और सास ससुर के पूरी रजामंदी के साथ कर रहे थे, पर वो जानती थी कि ये सब कुछ गलत है और एक दिन ये सब भुगतेंगे। माँ बाप के भड़काने पे और अपने आप को मर्द साबित करने के लिए अंकल इस हद तक हो गए थे कि अब वो आंटी को झुकाने के लिए उस लड़की को बीवी जैसा दर्जा देने लगे थे। आंटी के पति और उस लड़की के रिश्ते दुनिया वालों से भले ही छुपे थे, लेकिन घर वालों से नहीं छुपे थे। दोनों के रिश्ते इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि अंकल की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब उसका बच्चा हुआ तो प्राइवेटली उन्होंने बच्चा तो कर दिया पैदा। बच्चा होने के बाद उन्होंने उस बच्चे को, दोनों ने मारने की कोशिश करी, पर उस बच्चे की ज़िंदगी आंटी ने बचाई। जैसे ही आंटी को इस बात का पता चला कि वो लड़की का बच्चा हो गया है और ये दोनों मिलकर के अब उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सास भी मिली हुई थी, आंटी का पारा हाई हो गया। आंटी ने उस दिन अपने आप को पूरी तरीके से ऐसा रूप दिखाया उन तीनों को कि तीनों डर गए। आंटी उस बच्चे को लिया। आंटी ने तीनों को पुलिस की धमकी नहीं दी। आंटी पुलिस के पास जाने भी वाली थी, पर तीनों ने जैसे ना तैसे करके उनके पैर पकड़ करके उनको रोक लिया। तब आंटी ने उन्हें एक ही चीज़ कही, खबरदार अगर अब इस बच्चे की तरफ किसी ने भी देखा, उस बच्चे को अपना बच्चा समझ करके आंटी घर ले आई। 8 सालों में अंकल का और उस लड़की का रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि अंकल का स्वभाव सिर्फ लेने वाला था, देने वाला नहीं। हर लड़की की एक उम्मीद होती है, सिर्फ 700 लेने से आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते। अब अंकल की हरकतों से दूसरी वाली भी परेशान हो गई थी और अंकल को लात मार के वो वहाँ से निकल चुकी थी। बच्चा तो उसका पल ही रहा था। अपना सा मुँह लेकर के अब अंकल कैसे ना कैसे करके उन्हें घर वापसी तो चाहिए थी, तो माँ ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर में वापसी करवा दी। दोगला आदमी 8 साल की नीचता अपनी बीवी को दिखाने के बाद घर में घुसते हुए उसके दिमाग में दो तरीके की चीज़ें चल रही थी कि अब ये मुझे और नीचा दिखाएगी, जबकि आंटी को इस सब चीज़ों की कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि गिरे हुए इंसान को आप और कितना गिराएंगे। और दूसरा ये कि मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। कुछ दिनों तक तो इस दोगले इंसान ने अपनी माँ के साथ मिल कर के बड़ा ही अच्छा रवैया अपनाया, पर आंटी शायद ये सब चीज़ें जानती थी कि ये ड्रामा ज़्यादा दिनों तक नहीं होगा, और वही हुआ भी।
कुछ महीनों बाद फिर से वही नशे की आदत और गाली गलौज फिर से शुरू हो गई थी। अब और भी ज़्यादा अंकल के तेवर हाई हो चुके थे, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से नीच हो चुके थे, गिर चुके थे आंटी की नज़रों में। नई नई शादी में तो वो कई तरीके के पैतरे अपनाते थे, ये सोच करके कि नहीं, मैं इसे अच्छा ही दिखाऊंगा। पर जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। वो ज़्यादा दिन अपने आप को बदल नहीं सकता। एक बार की बात है, कुछ ऐसा हुआ था आंटी की ज़िंदगी में जो राज उनके साथ ही रह कर के चला गया। घर में सास थी, पति था, और कुछ बात को लेकर के बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। उस बहसबाजी में अंकल इस हद तक गिर गए थे कि उनका ये मानना था कि मैं जो भी कहूँगा ये औरत सुनेगी मेरी, क्योंकि अब उनके दिमाग में दो तरीके की चीज़ें थी। एक तो ये कि वो अपनी नज़रों में पूरी तरीके से गिर चुके थे, और दूसरा ये कि जिसके लिए गिरे थे वही लड़की उनके लात मार के चली गई थी। उस लड़की का दिया हुआ धोखा भी अंकल को अब हज़म नहीं हो रहा था बीवी के सामने। आंटी के कुछ ना कहने से अंकल उनकी नज़रों में ये देखते थे कि जैसा ये मेरे बारे में सोचती है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक गलीच हूँ, गटर का कीड़ा हूँ। उस लड़की के जाने से ऐसा लग रहा था जैसे कि आंटी की बातें सच हो गई थी। वो सिर्फ आंखों आंखों में उनको ऐसा फील होता था, पर आंटी की आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन अंकल ने किसी बहस पे आंटी पर ज़ोर ज़ोर से हाथ उठाने शुरू कर दिए। बदले में इस बार अंकल की गलतियां, बार बार गलतियों को देखते हुए आंटी ने भी पलट करके अंकल को बहुत ज़ोरदार मार दिया। अंकल का पारा सातवें आसमान में चला गया था। सास ये सब चीज़ें देख करके घबरा गई थी और बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। अंकल ने दोनों हाथ आंटी को लिटा करके उसके ऊपर बैठ गए और उनका गला घोंट दिया। और यहाँ जहाँ उनकी सास को अपने बेटे को रोकना चाहिए था, मदद मांगनी चाहिए थी, सास ने टीवी चला दिया, टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर दिया और बच्चे को लेकर के अपने कमरे में जाकर के कुंडी लगा कर के चुपचाप सो गई। वो ये दिखाना चाहती थी कि अगर ये मर जाती है तो मैं लोगों को कह पाऊँगी कि मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं चल पाया। कैसे कैसे लोग होते हैं ना इस दुनिया में। पर अंकल जी नशे में थे, गला तो उन्होंने घोंट दिया था। आंटी बेहोश हो गई थी। बेहोश आंटी को मरा हुआ समझ करके वो वहाँ से किचन की तरफ भाग गए। सास ने बेडरूम से फटाफट से ससुर को फ़ोन करके घर वापस बुला लिया। आंटी को बेहोश, आंटी को मरा हुआ समझ करके नशे की हालत में धुत आदमी दूसरा किसी कोने में पड़ा हुआ था। जब ससुर आए तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वो डर गए कि बहू की लाश सामने पड़ी है। पर आंटी को 40 मिनट बाद अचानक से होश आ गया। होश में आता देख तीनों की हालत ख़राब हो गई। पर तीनों अपने आप को बचाने के लिए सास सबसे पहले बहू के सर पे जा कर के चूमने लगी और उसके सर पे हाथ फेरने लगी, ये कह कर के कि अच्छा हुआ तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, हम हाथ जोड़ते हैं, ये तो पागल है। सब डर चुके थे ये सोच कर के कि अगर इसने कंप्लेंट कर दी तो हमारा बेटा जेल चला जाएगा। बस उस बहादुर औरत के दिल में तब भी ये नहीं था कि मैं इसको जेल में डाल दूँ। वो अपनी फटी आंखों से तीनों के गंदे चेहरे देख रही थी। ऐसा लग रहा था पूरे समाज की बुराई इन तीनों में छुपी हुई है। आंटी ने वहीं बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से सांसें ली और एक गिलास पानी पिया और सबसे पहले उस बच्चे के बारे में पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। पूरी ज़िंदगी आंटी ने अपनों को अपने खिलाफ ही पाया, पर वो कभी झुकी नहीं। उन्होंने हर दिन भगवान को इस चीज़ का शुक्र मनाया कि आज उनके पास भले ही एक भी इंसान ना हो, पर एक भी गलत इंसान उनके पास नहीं है। वो सुकून से थी, खुश नहीं थी लेकिन सुकून से थी। कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आया जब अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो शायद इस दुनिया से जाने ही वाले थे। पर कहते हैं ना, आप कितने भी ऊंचे बन लो, आपसे भी ऊंचा और जिसका राज इस दुनिया में चलता है वो ऊपर वाला है। आप किसी का जीना हराम करोगे, आपको मौत भी आसान नहीं मिलेगी। बेटे को रोकने की बजाय उसका साथ देने वाली माँ अपने ही बच्चे को वक्त से पहले कैसे मार देती है, ये कोई उनकी सास से पूछे। अपनी हरकतों में, अपनी नशों में वो इतने इस हद तक खो चुके थे कि उनका शरीर अब ख़राब हो चुका था, पर उनकी मौत आसान नहीं हो रही थी। ना जाने उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ उठी, क्या टीस उठी कि वो अब पागल हो गए थे।
उनको एक ही चीज़ थी कि मुझे अपना कन्फेशन करना है, अपना कन्फेशन करना है। जवानी भरी ज़िंदगी में जहाँ पे आंटी ने सिर्फ शादी को 15 साल ही दिए थे, वहाँ मरते हुए अंकल ने पूरे परिवार के सामने, माँ बाप भी थे जो रो रहे थे, एक आंटी थी जो चुपचाप खड़ी थी, वो बेटा भी था, पूरे परिवार, वो चाची भी वहाँ खड़ी थी, वो ताई भी वहाँ थी, आंटी की माँ भी वहीं थी, अंकल का बाप भी वहीं था। पर शायद ही किसी को फ़र्क पड़ा हो। मरते हुए अंकल ने सबके सामने हाथ जोड़े और राज का पिटारा खोला और उन्होंने सबको कहा कि ये जो बच्चा इसकी गोद में है ये उसका नहीं है, ये मेरी नाजायज़ औलाद है जो इसने अपना समझ के पाला है, मेरे माँ बाप का इसने बहुत ख्याल रखा है। एक दिन ऐसा था कि जब मैंने इसको मार दिया था, गला घोट करके इसकी सांसें 40 मिनट तक गायब हो चुकी थी। हम में से किसी ने इसका साथ नहीं दिया। मेरे हर गलत काम में मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। पर ये औरत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मैं इस औरत को समझ नहीं पाया। बस इतना ही बोलना था अंकल का और दूसरे ही पल उनकी आंखें बंद हो गई। पूरा परिवार, पूरा परिवार, पता नहीं कैसे वो लोग आज की डेट में जी भी रहे होंगे, नहीं जी रहे होंगे। पर उस औरत को इतना गलत साबित करने में सबको इतना मज़ा आ रहा था ना कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके किसी को क्या ही सुकून मिला होगा। जाते जाते इस कहानी से एक चीज़ तो मुझे ज़रूर पता चल गई कि आप अपने कर्मों का फल भुगते बगैर इस दुनिया से जा नहीं सकते। आपके ऊपर कर्जा होता है, इस हवा का, इस पानी का, उस ऊपर वाले की दी हुए जान का, आपके कर्मों का, वो उधार आप चुकाए बगैर इस दुनिया से नहीं जाते।